हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत गिरी आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने प्यार यूट्यूब चैनल स्टडी में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 चैप्टर डी ब्लॉक का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 वेतन में अपलोड हो चुका है, आप उसको ध्यान से देख लेंगे, तब पार्ट 2 को देखने आएंगे। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। ठीक है, तो पार्ट 2 का जो टॉपिक है उसका नाम है, टॉपिक का ध्यान से देखिए, संक्रमण धातुओं के विलक्षण, जो कि बोर्ड के सिलेबस में बोल्डली मेंशन है कि संक्रमण धातु के विलक्षण क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखिए ध्यान से एक ही प्रॉपर्टी को एकदम गहराई से पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। जितने भी एक्सेप्शन है, जितने भी अपवाद हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके हो, या इसके प्रॉपर्टी को लेके हो, या इसके कैटलिस्ट के लेके हो, सब कुछ इसी पे निर्भर करता है। मतलब कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या है, पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से लिखा है आंशिक रूप से भरी हुई डी कक्ष, मतलब पार्शली डी फील्ड ऑर्बिटल। क्योंकि हमें पता है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसकी परिभाषा से हमें पता है कि वे सभी डी ब्लॉक के तत्व जिसकी डी फील्ड, जो डी ऑर्बिटल होती है, वो आंशिक रूप से भरी होती है, उन सभी तत्वों क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी वही है, आंशिक रूप से भरी हुई डी कक्ष या डी ऑर्बिटल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनके देखिए इसमें कुछ दिए कि क्या कारण है, इनके परमाणुओं का आयनों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, यही गुण इनकी अधिकांश विशेषताओं का देखिए एकदम मेंशन किया गया है। मैं बताया हूं ना कि सबसे अधिक जो भी अपवाद बने हैं डी ब्लॉक में, या इसके कॉन्फ़िगरेशन को लेके हो या इसकी प्रॉपर्टी को लेके हो, सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है इसकी आंशिक विशेषताओं का कारण क्या है, इसकी आंशिक रूप से डी कक्ष का भरना ही इसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता को दर्शाता है। दूसरा देखिए, रंगीन यौगिक बनना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। जब भी आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक या आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो उपसंयोगी यौगिक है, वहां पे पढ़ाया जाता है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उनका एक कलर होता है। क्या होता है, कलर होता है। कलर क्यों होता है भाई, क्योंकि डी ऑर्बिटल की वजह से होता है। डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, डी ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह निकल के एक्साइटेड होते हैं, फिर डिक्साइटेड होते हैं, जो कि पढ़ा जाते कहते हैं डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन कहते हैं। इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में है, उसको एनर्जी मिला, एक्साइटेड हुआ, फिर वापस डी में आ जाता है, इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ा जाता है कहां, उपसंयोगी यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जहां पे सीएफटी पढ़ा जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हम लोग समझ लें कि रंगीन यौगिक क्यों बनता है, यहाँ पे डी ट्रांजिशन होता है। इसे बाद में होमो-लुमो ट्रांजिशन भी कहा जाता है। वहां पे देखिए डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन संक्रमण के कारण उनके उनके अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं। देखिए उसके एग्जांपल क्या क्या हैं, कोई पूछेगा कि कुछ एग्जांपल बताइए। तो डी ऑर्बिटल के रंगीन कुछ कंपाउंड होते हैं, वो क्या है, CuSO4 जिसे कहते हैं नीला थोथा, K2Cr2O7 जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। दोनों कंपाउंड आपको दिख रहा है ना, इसके हम प्रिपरेशन को बहुत ही गहराइयों से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके प्रिपरेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसके एक टॉपिक है इसका प्रिपरेशन, दोनों कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, पूरा सिलेबस में आपको पूछा गया है। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पहले जान इसके कलर क्या होता है, जिसे कहते हैं पोटेशियम, इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं, K2Cr2O7 कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका कलर क्या होता है, नारंगी। इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर क्या होता है, बैंगनी। ठीक है, ऐसे बहुत से कंपाउंड इसके कलर होते हैं। एग्जांपल मैं लिखा हूं कि CuSO4 का नीला होता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का नारंगी होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी होता है। अब अगला देखिए, चर ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इसे कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस डी ऑर्बिटल के आंशिक भरने से ही यहाँ पे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके पास एक मतलब कह सकते हैं कि क्षमता आ जाती है, एबिलिटी होती है क्या शो करने की, एक या एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करने की। इसे कहते हैं क्या, चर ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इसका मतलब है ये है कि डी ऑर्बिटल जो एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं उनके पास बस एक ही शो कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसे बहुत से एलिमेंट होते हैं, अधिकांश जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो अपना एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं क्या,
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या चर ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। देखिए डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलने से कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखते हैं, मतलब जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता रहता है, इसकी वजह से क्या होती है, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वह एक से अधिक बार होती हैं। इसके कारण क्या है, ध्यान दीजिए। इसका कारण क्या दिया है, डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के ऊर्जा स्तर बहुत कम अंतर होती है। जैसे मान लीजिए जब लोग भरते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें जब भरते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं भरूंगा, अगर मैंगनीज को मैं भरता हूँ, देखिए मैंगनीज को भरता हूँ, तो मैंगनीज को भरेंगे तो यहाँ पे आपका 18 आएगा, आर्गन आ जाता है, फिर क्या आएगा 3d5 4s2। इस केस में जो मैंगनीज है वो कहाँ है, जीरो अवस्था में है। इससे कोई इस से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला गया है तो कहेंगे Mn क्या है, वो जीरो में है। जैसे मैं यहाँ से एक निकालूंगा फिर भी स्टेबल रहता है 3d5 4s1, तो यहाँ पे Mn+1 होता है। ऐसे करते करते हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं कहाँ पे, Mn+7 तक, Mn+7 तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, बताइए डी ब्लॉक में ऐसा कौन सा एलिमेंट है क्योंकि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। आप आंसर कमेंट में लिखिएगा, यहाँ पे डैश में इसको भरिएगा, इसका आंसर हमें कमेंट में चाहिए सबसे, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रॉपर्टी क्या है, उत्कृष्ट उत्प्रेरक। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, क्योंकि उनके पास जो डी वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो स्पेस प्रोवाइड करता है किसी इलेक्ट्रॉन को जगह देने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान दीजिए, फेरस, निकल, कैडमियम, मरकरी, पीटी मतलब पीटी मतलब प्लेटिनम, पीडी मतलब पैलेडियम। ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जो कि क्या होते हैं, एक कैटलिस्ट जैसे काम करते हैं, जो एग्जांपल लिखे गए हैं। और मैं एक टेबल बना के दूंगा आपको कि कौन सा एलिमेंट कौन से रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है, कैटलिस्ट क्यों शो करता है, क्यों कैटलिस्ट क्यों बन पाता है, इसका रीजन यह है कि डी ऑर्बिटल सतह पर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनके वैकेंट होते हैं, और यहाँ से जो भी रिएजेंट होते हैं, जो भी अकर्मक होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन वहां पे दे सकते हैं और वहां से बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, कुछ टाइम के लिए एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। और कैटलिस्ट पता है क्या होता है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के स्पीड को घटा और बढ़ा सकता है, लेकिन यह किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसलिए क्या होता है, टेम्पोररी रिएक्शन में आता है, अपना काम करके चला जाता है। अभी हम इसके प्रॉपर्टी को और देखेंगे अभी, तो चलिए देखते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी को, नंबर 5। देखिए उच्च गलनांक और क्वथनांक। गलनांक मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। क्यों, उसमें मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए लिखा हुआ है, संक्रमण तत्वों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। कारण क्या है, परमाणुओं के बीच मजबूत धात्विक बंधन मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, कोई पूछेगा इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, क्यों कहेंगे इसमें धात्विक बंधन क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है, ज्यादा नहीं स्ट्रांग होता है। अगला टॉपिक क्या है, अगला क्या है, मिश्र धातु में मतलब एलॉय। एलॉय फॉर्मेशन में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का होता है। मिश्र धातु बनाने की क्षमता इनके पास होती है। क्यों होती है, तो इनके पास डी ब्लॉक ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल क्या है इसके, स्टील। स्टील में कोई पूछ सकता है तो स्टील किसका एलॉय होता है, कौन कौन से धातु मिलकर बनाए गए होते हैं, फेरस मतलब आयरन। पूछेगा ऐसा कौन सा एलॉय है जिसमें नॉन मेटल कार्बन यूज किया जाता है, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। एक एक्सेप्शन की तरीके से है कि कार्बन इस एलॉय में उपयोग किया जाता है। कार्बन, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, क्योंकि जनरली सभी एलॉय में क्या यूज किए जाते हैं, मेटल, धातु। मतलब कार्बन क्या है, एक अधातु है, नॉन मेटल भी यूज किया। कहाँ पे, स्टील, जिससे सबके घर में स्टील का बर्तन है ना, तो हर घर में जो स्टील की बर्तन है वो किससे बना होता है, फेरस प्लस कार्बन, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछेगा बताइए ऐसा कौन सा एलॉय है जिसमें कार्बन यूज किया गया है, तो स्टील है। देखिए स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या होता है, फेरस, क्रोमियम, निकेल। मैं आपसे पहले लेक्चर में सवाल पूछा हूँ कि बताइए जो साइकिल का हैंडल होता है वह, उसमें रस्ट बहुत जल्दी, बहुत दिनों बाद रस्ट लगता है, लगता ही नहीं है, क्यों, उसमें क्या होता है, वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें क्या होता है, फेरस, क्रोमियम और निकेल होता है। चुंबकीय गुण, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके पास क्या होता है, एक मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुचुंबकी जिसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक, जिसे कहते हैं, एक होता है प्रतिचुंबकी जिसे कहते हैं क्या,
डायमैग्नेटिक। तो जनरली जो एलिमेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं, अनुचुंबक शो करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म क्यों शो करते हैं, ध्यान देखिए, इनमें प्राय अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, अनियुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिस डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर अन्य पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब उसके पास क्या विशेषता होगी, वो अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। अगर जिसके पास डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, पेयर होंगे, वो क्या कहलाएगा, वह प्रतिचुंबकीय कहलाएगा या तो डायमैग्नेटिक कहलाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला आगे देखेंगे। जटिल यौगिक मतलब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, सब में सेंट्रल मेटल एटम होता है, मैक्सिमम क्या होता है, वह डी ब्लॉक का ही होता है। जैसे एग्जांपल देखिए आपके सामने लिखा गया है, फेरस हेक्सासाइनाइड। इसे क्या कहते हैं, इसका नाम बताइए, हेक्सासाइनिडोफेरेट। क्या होता है, हेक्सासाइनिडोफेरेट। इसका आईपीएसी जब पढ़ेंगे आप, इसका नाम होता है हेक्सासाइनिडोफेरेट। देखिए जब भी आप केमिस्ट्री में देखिए, जब फॉर्मूला कोई लिखा होता है, अगर दो ऐसे ब्रैकेट बन गए, ये मैथ वाला ब्रैकेट नहीं है, ये बड़ा ब्रैकेट बन गया, अगर समझ जाइए जो कंपाउंड क्या है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये छोटा ब्रैकेट नहीं, ये बड़ा ब्रैकेट। इस बड़े ब्रैकेट में अंदर जो भी होगा, ये दिखाता है, ये रिप्रेजेंटेशन उसका दर्शाने का तरीका है। इसके अंदर जो भी कंपाउंड है वो क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा। एक कमरा बंद कर देता है। और सबसे जो लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट सबसे है वो क्या, उष्मा और विद्युत का सुचालक। जितने भी आपको पता है, जितने भी मेटल होते हैं सब क्या होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। वैसे डी ब्लॉक भी एलिमेंट क्या रहेगा, उष्मा का सुचालक और कुचालक रहेगा। जितनी भी प्रॉपर्टी हैं पूछी जाती हैं कि बताइए प्रथम श्रेणी, जो डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी उसकी विशेषताएं बताइए, या जितने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी अभिलक्षण क्या होते हैं, ये सभी क्वेश्चन आप इन पॉइंट को लिखेंगे और आपको जबरदस्त बोर्ड में नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली टॉपिक, ठीक है। आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है, इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आप जानते हैं आयंस क्या होते हैं। जब कोई भी एलिमेंट, जो कोई भी तत्व अपना एक इलेक्ट्रॉन लेता है, उससे जो चार्ज ऊपर बनते उस एलिमेंट, उसे कहते हैं आयंस। तो आयंस बनते कैसे हैं, ये कौन सी ऊर्जा उसको चाहिए होती है, उसके बारे में ध्यान से देखेंगे। तो हमें किसी भी आयंस को बनाने के लिए क्या करना होता है, किसी भी एलिमेंट के जो आउटरमोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें एक प्लस आयन बनता है। एक इलेक्ट्रॉन उसमें रखते हैं तो एक ऋण आयन बनता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हमें कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं क्या, आयनीकरण ऊर्जा। ध्यान से देखिए, डी ब्लॉक, हम यहाँ पे स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के आयनीकरण ऊर्जा के ट्रेंड कैसे होते हैं, उनका एस से और पी से ज्यादा होता है कम होता है, इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, डी ब्लॉक एलिमेंट की आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, मध्यम होती है। मध्यम कहने का मतलब क्या है, मॉडरेट। इसका मतलब ये है कि जो डी ब्लॉक का आयनीकरण ऊर्जा होता है वह एस ब्लॉक से, देखिए मैं कहूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और यहाँ पे एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि डी ब्लॉक का एलिमेंट का जो आयनेशन एनर्जी होता है वो कहाँ अप्लाई करता है, तो हम कहेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, जिनकी आयनेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। तो एस से तो ज्यादा होता है पर पी से क्या होता है, कम होता है। देखिए तो मैं कह सकता हूं डी ब्लॉक का जो आयनेशन एनर्जी होता है DIE क्या होता है, किससे अधिक होता है, एस से ज्यादा होता है। किससे होता है, एस से ज्यादा होता है, SIE। लेकिन किससे कम होता है, पी से कम होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट के जो आयनीकरण ऊर्जा होती है वो एस से ज्यादा पी से कम, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, मध्यम मतलब मॉडरेट होती है। अब देखिए इसका रीजन क्या दिया है, इसके कारण क्या होते हैं, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनों द्वारा शिल्डिंग कमजोर होने से प्रभावी नाभ की आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है, अभी हम आगे जाएंगे शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो वीक होता है, किससे वीक होता है, एस और पी से वीक होता है, ठीक है ना। इसके वजह से डी ब्लॉक का जो आयनीकरण ऊर्जा होती है वह पी से क्या हो जाती है, पी से
कम और एस से ज्यादा हो जाती है। और एस से ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि एस ब्लॉक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एल्कली मेटल होते हैं। वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं। इनकी यही विशेषता ही होती है। ठीक है, देखिए कुछ ट्रेंड दिए गए हैं जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, जो ऐसे कॉलम बना होता है उसे कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, ग्रुप कहते हैं। और जो ऐसे बना होता है उसे कहते हैं पीरियड। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है, साइज जो होता है इंक्रीज होता है क्योंकि n यहाँ पे 1 होता है। जब ऐसे नीचे आएंगे तो n बराबर क्या हो जाता है 7। कहेंगे जो n है वो सेल नंबर को बताता है जिससे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर चले जाते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि हम अगर समूह में ग्रुप में नीचे आते हैं तो आयनिक ऊर्जा क्या हो जाती है, कम होने लगती है। जब हम आवर्त में, जब हम पीरियड में लेफ्ट से कहां जाते हैं, राइट जाते हैं, तो हमें पता है इनकी साइज क्या होती है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब साइज डिक्रीज होती है तो एलिमेंट क्या होते हैं, न्यूक्लियस से पास में आते हैं। और न्यूक्लियस से जितने पास में आ जाएंगे उनकी जो अट्रैक्शन फोर्स होती है न्यूक्लियस से वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो आयनिक ऊर्जा होता है वह कम होने लगता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो आयनिक ऊर्जा डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं वो डाउन द ग्रुप आने पे घटते हैं और आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे कहते हैं जेड इफेक्टिव, जो कि बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। जेड इफेक्टिव आपके क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में सब जगह पढ़ाया जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्वांटम कंपाउंड में पढ़ाया जाता है। ये क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे कहते हैं जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब क्या होता है, जिसका पूरा प्रभाव देखते हैं। ठीक है, प्रभाव मतलब इफेक्ट होता है, इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है। और यहाँ पे आगे लिखा है क्या, जेड। क्या लिखा है, जेड। और आपको पता है जो जेड होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर। मतलब प्रोटॉन के ऊपर जितना या एक शुद्ध ऐसा चार्ज होता है जो प्रोटॉन के ऊपर लगता है न्यूक्लियस के द्वारा, उसे कहते हैं क्या, जेड इफेक्टिव। ध्यान से इसको देखिए, जेड इफेक्टिव वह शुद्ध धनात्मक आवेश है जो किसी परमाणु में बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिक वास्तव में प्राप्त होता है जब अंदर के इलेक्ट्रॉन द्वारा किए गए शिल्डिंग स्क्रीनिंग प्रभाव को घटा दिया जाता है। जैसे मान लो मैं कहूं कि यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एक न्यूक्लियस है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे किसका फोर्स लग रहा है, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फोर्स न्यूक्लियस लग रहा है। और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे फोर्स लगता है, कहते हैं कूलम्बिक फोर्स अट्रैक्शन। तो हमें क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ाया जाता है चैप्टर में ना, कूलम्ब फोर्स। वही चीज यहाँ पे बैठ होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में क्या भरा होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जितने हम दूर रहते हैं हमारे पास फोर्स क्या होता है, उतना ही कम होता है। इसलिए कहा जाता है जो जेड इफेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, जेड इफेक्टिव वहां पे पढ़ेंगे अभी शिल्डिंग इफेक्ट। जेड इफेक्टिव और शिल्डिंग इफेक्ट में रिलेशन उल्टे होते हैं क्योंकि यहाँ पे शिल्डिंग होता है डी ब्लॉक का, वो बहुत ही वीक होता है शिल्डिंग का, इसलिए उनका जो साइज होते हैं, उनको जेड इफेक्टिव जो होता है डी ब्लॉक का वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वो तो समझा दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे उसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्रम दिया गया है जो ब्लॉक वाइज है कि किस ब्लॉक का सबसे अधिक जेड इफेक्टिव होता है, तो कहेंगे एफ का सबसे अधिक होता है, फिर डी का होता है, फिर पी का होता है, फिर एस का होता है। तो आप कहेंगे सर इसको समझाइए जरा। तो हम कहेंगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा किसके पास, शिल्डिंग इफेक्ट के पास। किसके पास, शिल्डिंग इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं शिल्डिंग को। ठीक है ना, शिल्डिंग क्या होता है, शिल्डिंग एक ऐसा इफेक्ट है जो कि एक तरह से कवच बनाना होता है। जैसे मतलब किसी चीज को बचाना है तो उसके ऊपर एक कवच लगा देंगे, उसे कहते हैं शिल्ड। जिससे प्रोसेस को इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, शिल्डिंग। वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कुछ इसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बचाते हैं किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसे क्या कहते हैं, शिल्डिंग कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, शिल्डिंग प्रभाव क्या होता है, और वह प्रक्रिया जिसमें परमाणु के अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन की नाभिक के पूर्ण आकर्षण को महसूस नहीं होने देते। इसे कहने का मतलब यह है
जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, क्या है आपका, एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहला कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरे कक्ष का इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है उसको कैसा चार्ज होता है, प्लस का, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। पहले कक्ष में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, कूलम्ब फोर्स लगता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो ये फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। जो चार्ज सबसे करीब होता है उसमें सबसे अधिक फोर्स लगता है, जो बहुत दूर होता है सबसे कम फोर्स लगता है। तो ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं ना, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। किससे शील्ड करते हैं, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को से बचा, कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को तुम्हें नहीं खींचने देंगे, हम इसे शील्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट के जो क्रम होते हैं कि ब्लॉक वाइज कैसे वेरी करते हैं। देखिए सबसे अधिक जो होता है शील्डिंग क्रम एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। एस का सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि एस का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। जैसे मान लीजिए इसका जो शेप होता है ना इस ऑर्बिटल का, वह स्फेरिकल होता है ऐसे। या पूरी तरीके से न्यूक्लियस के, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है, पूरी तरह से घेर लेता है इसका पूरे, जैसे पर्दा, मान लीजिए ऐसा कुछ ऐसा लगा दे कि इसके आर पर लाइट ना जा पाए, कुछ ऐसा कर देता है कि पूरी तरह से घेर लेता है। कि एस ब्लॉक का जो एस शेप होता है ऐसे स्फेरिकल होता है, जो पी होता है ऐसे होता है, डबल डंबल जैसा होता है, डंबल जैसा डंबल जैसा होता है ऐसे करके, ऐसे होता है। फिर डी आपका डबल डंबल होता है, डी आपका डबल डंबल होता है। आपका ऐसे डबल डंबल होता है। तो देखेंगे एस पूरा घेर लिया है, पी इससे थोड़ा सा कवरिंग किया है, लेकिन डी में क्या ज्यादा जगह होती है जाने के लिए, और एफ तो इससे भी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसका जो शील्डिंग होता है बहुत ही कम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो शील्डिंग का क्रम है वो क्या है, एस का ज्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर से एफ का होता है। और इसका सीधा जितना अधिक शील्ड कर पाएगा उतना कम अट्रैक्शन होगा। इसीलिए जेड इफेक्टिव और शील्डिंग का इफेक्ट क्या होता है, इनवर्स होता है। जिसका सबसे अधिक जेड इफेक्टिव, इसका मतलब शील्डिंग। जेड इफेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किससे है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस अट्रैक्शन जितना अधिक रहेगा, जेड इफेक्टिव क्या रहेगा, उतना ज्यादा रहेगा। अगर न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब शील्डिंग क्या है, कम है। अट्रैक्शन का मतलब शील्डिंग क्या है, ज्यादा है। तो कह सकते हैं जेड इफेक्टिव और शील्डिंग में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा होता है। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जिस एलिमेंट का जो ऑर्बिटल साइज होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल सॉरी एटॉमिक रेडियस अगर सबसे अधिक होगा तो साइज अधिक होगा, तो शील्डिंग क्या होगा, अधिक होगा। तो कह सकते हैं जो शील्डिंग और साइज का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। साइज बढ़ाएंगे तो शील्डिंग क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा क्यों, देखिए अगर साइज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे न्यूक्लियस और दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो उनका अच्छा शील्डिंग बनाएगा, अच्छा शील्डिंग बनाएगा, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, वैसे कम हो जाएगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। जेड इफेक्टिव और साइज में क्या रिलेशन होता है, उल्टे का। और जेड इफेक्टिव शील्डिंग में क्या रिलेशन होता है, उल्टे का। और शील्डिंग और साइज में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली होता है, इसे कहते हैं समानुपाती। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस के ऑर्डर डी ब्लॉक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर क्या होता है, एचडी की स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सभी ऑर्डर को भी पढ़ेंगे हम।